नमस्कार, स्वागत है आपका उमा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। आज हमारे साथ पटना एम्स के डॉक्टर अनिल कुमार एचओडी ऑफ ट्रॉमा एंड इमरजेंसी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन एक्चुअली में क्या है। मतलब कि ये जो काला फंगस है वो क्या है, वो कैसे संक्रमित हो रहा है और उसके क्या क्या हमें उसके लिए बचाव करने चाहिए और उसका इलाज कैसे हो रहा है, इन सब पे हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल। नमस्कार सर, स्वागत है आपका उमा न्यूज़ में। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। देखिए, ये जो ब्लैक फंगस की बात है, पिछले कई दिनों से सारे लोग, चाहे वो जनता हो या डॉक्टर हो या मीडिया वाले हो, सब लोग ये ब्लैक फंगस का डिस्कशन कर रहे हैं और ये अहम मुद्दा है और हम लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस, जागरूक होना चाहिए और आम जनता को करना चाहिए। ये ब्लैक फंगस मिट्टी में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, वातावरण में भी पाया जाता है, गंदे जगह पाया जाता है। आम आदमी को इसका इन्फेक्शन पहले भी हुआ करता था, लेकिन इंसिडेंस बहुत कम थी। लेकिन अब कोरोना संक्रमित के बाद, जबकि बहुत सारे दवाई का यूज हो रहा है और मरीज की प्रतिरोधक क्षमता उनके शरीर की कम है, तो ये ब्लैक फंगस का होना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये ब्लैक फंगस होता क्या है, इसके लिए देखिए आपको ऐसे समझना होगा। ये इस तरह के छोटे छोटे कण जो काले कलर के हैं, ये आपके शरीर में, अब मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से आता है और कैसे ये प्रवेश करता है। तो ये नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा ये प्रवेश करता है और आपके नाक में अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो ये छोटे छोटे काले काले कण आपको मिलेंगे और यही ब्लैक फंगस इस तरह का आपको दिखेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ये जानकारी देने के लिए कि ये ब्लैक फंगल एक्चुअली क्या है। सर, आपने हमें भी बताया कि ये ब्लैक फंगस कैसे और कहाँ से हो रहा है, तो सर मैं इस पे आपसे ज़्यादा जानकारी चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि ये ब्लैक फंगस एक्चुअली संक्रमित कैसे हो रहा है, फैल कैसे रहा है। तो एक बार आप हमें उस चीज़ों पे अपने जो आपका जो नज़रिया है, जो विचार है, एक बार हमें बताइएगा। ये इसके बारे में हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो ब्लैक फंगस है, ये कोरोना संक्रमित व्यक्ति में ज़्यादा क्यों हो रहा है। क्योंकि एक तो कोरोना का संक्रमण उसके लंग्स को, उसके एयरवे को, सांस लेने के रास्ते को डैमेज कर देता है और कोई भी जगह अगर डैमेज हो गया, उसका एपिथेलियम, एंडोथेलियम अगर ब्रीच हो गया, कट हो गया, तो ये फंगस ज़्यादा ग्रोथ करता है वहाँ पर। ये बात हमें जानना चाहिए और कोरोना का और फंगस का तालमेल इसलिए ज़्यादा है। और दूसरी अहम बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, अगर वो अनकंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल नहीं है, नॉर्मल लिमिट शुगर की नहीं है, ऐसे व्यक्ति में काला फंगस ज़्यादा हो रहा है। नॉट ओनली दैट, अगर वो व्यक्ति कोरोना के इलाज के दौरान, क्योंकि कोरोना की एक मुख्य दवाई है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा मात्रा में इंजेक्टेबल फॉर्म में बिना हॉस्पिटलाइज होकर के, बिना डॉक्टर के सुपरविजन में अगर कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है और डायबिटीज ऑलरेडी उसको था ही, कोरोना का संक्रमण हो गया, तो ऐसे व्यक्ति में काला फंगस ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा एक और मुख्य बात है जो ट्रीटमेंट से मिलता जुलता है। ऐसे तो 80% लोगों को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर या हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है, लोग घर पे ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन 10-15% लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और 5% लोग हैं जिनको वेंटिलेटर के लिए हॉस्पिटल आना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में तो ठीक है, एक कल्चर और गाइडलाइन बना हुआ है कि कैसे ऑक्सीजन देना है, लेकिन एक गलतियां जो गांव के लोगों को या ऐसे लोगों को जो घर पे ऑक्सीजन लेते हैं उनसे हो जा रही है, ये कि वो ये ह्यूमिडिफायर है। अब इसमें देखिए पानी भरा हुआ रहता है, लोग इस पानी को चेंज प्रत्येक दिन नहीं करते हैं। और ये मास्क है, और ये मास्क देखिए, ये एक तरफ मरीज के मुंह पे लगा हुआ रहता है जिससे ऑक्सीजन जाता है और ये दूसरी तरफ जो है सिलेंडर में रहता है लगा हुआ। तो ये जो ऑक्सीजन देने के लिए जो ट्यूब है, ऑक्सीजन की ट्यूब जो है, इसको भी लोग प्रत्येक दिन चेंज नहीं करते हैं, जो होम आइसोलेशन के कंसेप्ट पे ऑक्सीजन देते हैं मरीज को। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप कृपया ये पानी को प्रत्येक दिन चेंज करें और इस ट्यूब को भी चेंज करें। तो मैं समराइज करना चाहूँगा कि किन लोगों में ये काला फंगस ज़्यादा होता है। तो पहला हुआ कि अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, दूसरा हुआ ऑक्सीजन थेरेपी सेम ट्यूब और सेम पानी से लगातार देना,
तीसरा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाई मात्रा में इंजेक्टेबल फॉर्म में देना, या बाकी कोई ऐसी बीमारी जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहा हो और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कोरोना संक्रमित व्यक्ति का कम हो, तो ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस ज़्यादा होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस जानकारी के लिए। सर, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या हैं। तो सर, एक बार हमें ये बता दीजिए कि ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं वो हम कैसे मतलब जान पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम ब्लैक फंगस जो है, ठीक है, कोरोना संक्रमित व्यक्ति में हो रहा है, और स्पेशली कोरोना संक्रमित के अलावा क्या क्या चीज़ उनके साथ था उसको हम लोग डिस्कस किए। अब हमें ये जानना होगा, क्योंकि ब्लैक फंगस का होना लाजमी है, जितने चीज़ बताया उसमें हो जाता है, लेकिन होने के बाद जिंदगी और मौत के बीच में जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो हम आम नागरिकों को जागरूक होना चाहिए, वो है कितना जल्दी आप इसको पकड़ पाते हैं। अगर आपने ब्लैक फंगस हुआ और उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया, तो हम उसको जान बचाने में ज़्यादा कामयाब होते हैं हम डॉक्टर। लेकिन अगर हम उसको डिटेक्ट करने में डिले कर दिए, मरीज हमारे पास लेट से पहुंचता है, तो उनको बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी मॉर्टेलिटी, डेथ होने की जो दर है ब्लैक फंगस का इन एडवांस स्टेज, वो ज़्यादा है। मोर देन 46%, यानी कि 100 में 46 लोग मर जाते हैं अगर एडवांस स्टेज में चला जाता है और मरीज लेट से हमारे हॉस्पिटल आता है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम कैसे जानेंगे कि हाँ, हमको ब्लैक फंगस हो गया है। इसके लिए देखिए, मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये 4 मुख्य ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है। जैसा कि पहले भी हम लोग देखे कि ये नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से ये प्रवेश करता है। तो नाक या मुंह के माध्यम से जब प्रवेश करता है, तो सबसे पहले ये नाक को ही इन्वॉल्व करता है। जैसे ये काला काला जैसा फंगस है, स्पोर्स है, ये हमारे नाक में प्रवेश किया, यहाँ पे ये ग्रोथ करना शुरू करता है। और जब यहाँ नाक में अगर आपका ग्रोथ ये शुरू कर रहा है, तो नाक में क्या प्रॉब्लम होगा ये जानना चाहिए। यानी कि अगर आपको नाक से पानी आ रहा है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, नाक आपका बंद हो रहा है, नाक में ये काले काले कण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, इंडोस्कोपी करने की ज़रूरत है। इसकी माइक्रोस्कोपी करके उसको कंफर्म करना पड़ता है कि यस, ये काला फंगस है, और उसकी इलाज शुरुआती दौर में कर लेनी चाहिए। नहीं तो ये नाक से ये अगला जो इसका टारगेटेड ऑर्गन है वो साइनसेज है। साइनसेज में ऐसे समझिए आप कि ये नाक है और ये आंख है, ये दोनों के बीच में जो ये एरिया है, ये साइनसेज है। तो अगर आप नाक में इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो लेटर ऑन ये साइनस को इन्वॉल्व कर लेता है, और जब साइनस को इन्वॉल्व करता है तो मरीज बताता है कि हमको यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे सूजन हो गया है, दांत में दर्द हो रहा है। इस तरह से मरीज प्रेजेंट करता है। अभी भी मौका है मरीज को कि जल्दी से वो डॉक्टर के पास आ जाए। अब सोचिए कि नाक में भी आपने नहीं पकड़ पाया, यहां पर भी नहीं पकड़ पाया, अब ये काला फंगस आपके आंख में ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता है, और जब आंख को इन्वॉल्व करता है तो आंख आपका बाहर के तरफ निकला हुआ दिखेगा। ये ऊपर की जो पलक है ये गिरी हुई दिखती है, जिसको टोसिस कहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर और एडवांस स्टेज हो जाता है इस काले फंगस के, तो आंख की रोशनी भी चली जाती है, और ये नाक, साइनस, आंख के बाद ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। और अगर ब्रेन में अगर काला फंगस का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, तो मरीज को चक्कर आता है, बेहोश होता है, चमकी होता है। तो इस चार्ट के माध्यम से फिर से मैं इसको समराइज करना चाहूँगा कि नाक में सबसे पहले प्रवेश करता है, साइनसेज में करता है, उसके बाद आंख को इन्वॉल्व करता है, उसके बाद ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। तो और इसी आधार पे हम स्टेजिंग भी करते हैं, यानी कि आपका नाक में है तो पहला स्टेज है, साइनसेज में सेकेंड होता है, आंख में थर्ड होता है, और ब्रेन में चला गया तो सबसे एडवांस स्टेज बोलते हैं। तो मैं ये बार बार आपको जागरूक करना चाहूँगा कि काला फंगस होने के बाद इसको जितना जल्दी हम डिटेक्ट कर लें इसके लक्षण के माध्यम से, उतना फायदेमंद रहेगा उसके आउटकम में, और अच्छा आउटकम में इनफैक्ट। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारा जो आपसे अगला सवाल ये है कि हम उससे बचाव कैसे करें, रोकथाम कैसे करें। तो उस रोकथाम के लिए आप हमें कुछ ऐसी बातें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम ये ब्लैक फंगस से, काला जो फंगस है, उससे बच सकें। देखिए, ये अब मैं बहुत इतना अगर हमने समझा लिया तो ये समझाना बहुत आसान है कि हम कैसे बचें, क्योंकि जिस वजह से वो हो रहा है उसी पे हम अटैक करेंगे। तब क्या करेंगे, देखिए,
काला फंगस कहाँ से घुस रहा है? हमारे नाक से घुस रहा है, मुंह से घुस रहा है। और कोरोना ने तो सबको सिखा दिया है मास्क पहनना। तो अगर हम मास्क पहन के रहते हैं, इसीलिए पहला चीज मैं बताना चाहूंगा कि मास्क पहनना, अगर हम मास्क पहनते हैं तो वो सिर्फ कोरोना से हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, काले फंगस को भी हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकेगा और नहीं होने देगा। दूसरी क्या बात है? ऑक्सीजन के पाइप, ट्यूब और पानी को चेंज करना है। तीसरा चीज है कि अगर आपका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उसको करेक्ट करें, और भारी मात्रा में और इंजेक्टेबल फॉर्म में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ना दें। अगर जरूरत है तो हॉस्पिटलाइज करके डॉक्टर के सुपरविजन में ही सिस्टेमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि इंजेक्टेबल फॉर्म में दें। और अगली महत्वपूर्ण बात है कि आप सीसीडी करके याद रख सकते हैं। सी से कोरोना, अगला सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड और डी से डायबिटीज मेलाइटस। अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति डायबिटीज का मरीज है तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज बहुत जुडिशियली करनी चाहिए। यानी कि अगर ये तीन का कॉम्बिनेशन है तो इसको हम कह सकते हैं कि नीम पे करेला, ज़्यादा चांस है कि आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। तो बहुत अलर्ट और सावधान होने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को जो कोरोना भी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी ले रहा है और डायबिटिक भी है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये बताने के लिए कि हम बचाव कैसे करें, क्योंकि कोई भी जो हमारे अभी कोरोना का टाइम है उसमें से ये ब्लैक फंगस, तो हमें सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो वो है बचाव करने की। और आपने हमें ये बता के एक्चुअली हमारे जो जनता है, जो व्यूअर्स है, उनको एक गाइडलाइन दिया है, उनको एक तरह से बताया है कि उनको कैसे अपने आप को बचा करके रखना है इस बीमारी से, इस फंगल इन्फेक्शन से, इन्फेक्ट होने से, संक्रमित होने से। सर, हमारा अगला आपसे और आखिरी सवाल ये है कि इसका इलाज कैसे करें। मतलब कोई भी अगर जैसे हमारे पास बीमारी है, जो भी हमारे पास अभी जैसे डिजीजेस आ रहे हैं, कोरोना, फंगल इन्फेक्शन, तो इन सब से ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि हमें क्या है, क्योंकि सिम्टम्स हमें पता हो जाते हैं, हमें वो बीमारी क्या है वो पता हो जाती है। तो ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ी जानकारी हमें दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, अंत में यही बात आती है। ठीक है, हमने बचाव का कोशिश किया, रोकथाम के बारे में जाना और इसको पहचान भी लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश इन सब के बावजूद भी अगर हमें ब्लैक फंगस हो जाता है तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ है जो कि मेडिकल लिटरेचर में भी लिखी हुई है, हम लोग अपने स्टूडेंट को, MBBS PG को भी पढ़ाते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इससे पहले जो भी चीज़ सीखे थे वो है प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन नहीं हो पाया, अब बीमारी हो गई, तो अब हमारा मुख्य ध्येय रहेगा कि हम उसको अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीट करें, जल्दी से जल्दी हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, उसको इग्नोर ना करें। तो पहला है हमारा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ब्लैक फंगस हो गया, आप टेलीफोनिकली घर पे आप इसका इलाज करा लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि ये ब्लैक फंगस हो जाना, अब आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत है, जो कि एक अच्छे बड़े अस्पताल में ही संभव है, जहाँ की ENT सर्जन हो, जहाँ पर कि आई सर्जन हो, जहाँ पर कि न्यूरो सर्जन हो, जहाँ पैथोलॉजिस्ट हो, जहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, क्रिटिकल केयर टीम हो, फिजिशियन हो, क्योंकि इसमें हर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि अगर आपके नाक में इन्वॉल्वमेंट है, ENT सर्जन ही उसको देख पाएगा, स्कोप डालेगा, उससे आपका फंगस निकालेगा, उसको लैब में भेजेगा, पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप में देख करके पता करेगा कि यस ये ब्लैक फंगस है, क्योंकि कंफर्म होगा तभी उसके लिए फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आँख का इन्वॉल्वमेंट है तो आई सर्जन की ज़रूरत होती है। कभी कभी आँख का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट हो गया तो आँख को निकालना भी पड़ता है। हम उस वक्त हमको ये डर लगता है कि अब आँख गया तो गया, ज़िंदगी कैसे बचे। और अगर ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट है, न्यूरो सर्जन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर पेशेंट ज़्यादा सिक है तो एनेस्थेटिस्ट, क्रिटिकल केयर टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए आपको अस्पताल आना ही आना चाहिए। और अस्पताल में जो मुख्य काम हम लोग करते हैं एंडोस्कोपी और उसका लैब टेस्ट करने के बाद, वो है डिब्राइडमेंट यानी कि सर्जरी, उसकी सफाई। ये ब्लैक फंगस खराब चीज़ है, ऐसे मानिए ये काले काले फुफुद्दी है, आपके शरीर में घुस गया, चाहे वो नाक हो, चाहे साइनस हो, चाहे आँख हो, चाहे ब्रेन हो, जहाँ भी ये घुस गया हम उसको सफाई करेंगे, क्लीन करेंगे। उसको हम सर्जिकल स्टेप बोलते हैं, इंटरवेंशन बोलते हैं, डिब्राइडमेंट बोलते हैं। और आपने जब डिब्राइड कर दिया, क्लीन कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप है एंटी फंगल ट्रीटमेंट। इसके लिए दवाई है, जो दवाई हर जगह पे अवेलेबल होता है।
लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के नाम से जाना जाता है, और मुंह से खाने वाला दवाई जो है पोसाकोनाजोल है, और एम्फोटेरिसिन बी की इंजेक्शन चलती है। तो ये दवाई जो इंजेक्टेबल फॉर्म है, इसके लिए भी आपको अस्पताल आना चाहिए और लंबे समय तक इसका इलाज होता है। तो मैं सारे जनता से ये अंत में ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अगर रिस्क ग्रुप में हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, कोरोना से संक्रमित हैं, ओल्ड एज है और भी कोई बीमारी है, आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और अगर आपके नाक में कोई सिम्टम्स इस तरह का हो रहा है, काले काले कुछ दिखाई दे रहे हैं, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है। मल्टीडिसिप्लिनरी इसमें अप्रोच ली जाती है, जो कि टर्शरी सेंटर अस्पताल, बड़े अस्पताल में इसका आप इलाज करा सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अनिल। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि उमा न्यूज़ देखते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए, और अपने जितने भी ये हैं, हम तो यही, हमारे जितने भी जनता है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनसे अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ मास्क पहने और दूर रहे, संक्रमित ना हो और घर पे रहे, सुरक्षित रहे।